शाही इमाम अहमद बुखारी ने पीएम मोदी को खत लिखा है जिसमें जामा मस्जिद की तामीर और पत्थर गिरने के ताल्लुक से पीएम को आगाह किया गया है। शाही इमाम अहमद बुखारी ने पीएम से महकमा आसार कदीमा को मरम्मत की हिदायत देने की गुजारिश की है। उन्होंने बहुत से पत्थर अपनी जगह से खिसकने और कई पत्थरों के गिर जाने का खत में जिक्र किया है। बेंगलुरु में मुस्लिम एनजीओज की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है। नारायण हरदालिया अस्पताल के इश्तराक से मरहबा पैलेस और मस्जिद अतीक में मुफ्त टीकाकारी का इंतजाम किया गया। इस 2 रोज़ा मुहिम से बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तेफादा किया। प्रोग्राम के मुंतजिम उस्मान शरीफ ने कहा कि शहर के पसमानदा इलाकों में वैक्सीनेशन की अशद जरूरत है। कोरोना बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक अहम जरिया है, लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द टीका लगवाएं, अपनी और अपने खानदान की कोरोना वायरस से हिफाजत करें। हर जात और मजहब के लोगों ने यहां पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। है हमारा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव का। ये वैक्सीनेशन ड्राइव मरहबा पैलेस गोविंदपुर मेन रोड नागवार में सेकेंड डे आज कंडक्ट किया गया है। तो कल भी कंडक्ट किया गया था। तो इस इनिशिएटिव में नारायण हृदयालय लीड कर रहा है और नारायण हृदयालय को हम हमारे तमाम फाउंडेशन, करौल फाउंडेशन और जुबैदा सुलेमान फाउंडेशन, बीजिंग बाइट्स, हमारे इब्राहिम भाई, हफीज़ भाई और हमारे हनीफ सेठ साहब और उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स का हमें इसमें सपोर्ट है। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू रीच आउट टू दी अंडर प्रिविलेज्ड और उनको तक वैक्सीनेशन करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये ड्राइव चल रहा है मस्जिद अतीक, टैंक गार्डन में और इधर गोविंदपुर में मरहबा पैलेस में। तो 2000 लोग का वैक्सीनेशन हुआ है कल और आज, दोनों जगह मिला के। इंशाल्लाह हमको नेक्स्ट वीकेंड भी ये वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड भी हम लोग करेंगे। थोड़ा वेन्यूज़ चेंज करेंगे, दूसरी जगह भी करेंगे, इधर भी करेंगे, जितना हो सके हम लोग हर जगह करने की कोशिश करेंगे। Because we were looking for vaccines and they were not available anywhere, and I found out that it is available here, so we came around 8 o'clock in the morning and we're getting it done. So I request everyone to please get vaccinated. It is one step for us to fight this thing. So any vaccine is a vaccine. कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम चला रही है, लेकिन अब भी लोगों में बेदारी की कमी देखने को मिल रही है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के चंद देहातों में लोग कोरोना से टीके से डर कर भाग रहे हैं। जी हां, यहां के देहातों में कोरोना वैक्सीनेशन के काम को अंजाम देने के लिए ग्राम पंचायत टास्क फोर्स कायम की गई है। टास्क फोर्स की टीम पिछले 3 दिनों से देहातों में गश्त कर रही है, लेकिन बेदारी न होने के सबब गांव वाले टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लोग घरों में ही रहकर दरवाजे खोलने से डर रहे हैं। डॉक्टर, आशा कारकुनान और ग्राम पंचायत के अरकान सब मिलकर गांव वालों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। अमरावती जिले में वैक्सीनेशन को लेकर अवाम में अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में अमरावती की वजीर बराए राब्ता यशोमती ठाकुर ने नए वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया और अवाम से वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। साथ ही तमाम लोगों से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करने की अपील की। माहिरीन की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में कुछ डॉक्टरों का मानना है कि अगर लोग कोरोना से बचने के लिए बताई जा रही एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो तीसरी लहर को रोका जा सकता है। अमरावती के डॉक्टर अजय धापले का कहना है कि भले ही अमरावती जिले में कोरोना का कहर थमा हो, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। भले ही अब कोरोना का कहर थमने लगा हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी तंजीमें हैं जो दिन रात खिदमत में लगी हैं। इन्हीं में से एक है अमरावती की काई फाउंडेशन तंजीम। इस तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से मुसलसल कोरोना मरीजों की खिदमत की जा रही है। दरअसल काई फाउंडेशन तंजीम की जानिब से शहर के एरिवन, डिफरेन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत सभी कोविड केयर अस्पतालों में मरीजों और रिश्तेदारों को मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। इस तंजीम की जानिब से रोजाना 400 से 500 लोगों को अस्पताल में खाना दिया जा रहा है। खाना नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे पेशेंट के परिजनों को हम फ्री खाना दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
बिना किसी जाति धर्म देखे, और हर हॉस्पिटल में हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां कहीं से भी फ़ोन आ रहा है हम वहां भी ले जाके दे रहे हैं। इसके अलावा फुटपाथ पर रहने वाले लोग या अपने किसी भी स्लम एरिया में या किसी भी एरिया में अगर किसी को खाने की ज़रूरत है, हमें वो लोग कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग उन्हें खाना पहुंचाते हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले के सभी तालुकाजात में 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया किए जाएंगे। जिले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जिले के लिए फिलहाल 100 ऑक्सीजन मंजूर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर आज DHO ऑफिस में नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया कोरोना की तीसरी लहर के तहत कोई भी कमी नहीं चाहता, क्योंकि तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा मुतासिर होने का खतरा है। तेलंगाना में कोरोना वबा के दौरान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 8 जून को 2 बजे दोपहर मुनक्किद होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव CM ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इस इजलास की सदारत करेंगे। रियासत में लॉकडाउन के सबब पैदा मुआशी सूरत हाल, कोरोना वबा, तिब्बी सरगर्मियां और ज़राई सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि काबीना के इजलास में मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्ट, बारिश के मौसम के दौरान आपाशी के लिए दस्तियाब पानी और दीगर आपाशी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाए। इस इजलास में नकली बीज की फरोख्त के रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दामात, खाद और कीड़े मार दवाओं की दस्तियाबी और ज़राअत से मुतालिक दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से कोविड की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के बाद महकमाजाती सूरत हाल और किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में महकमा सेहत और मेडिकल की जानिब से किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात, रियासत में कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी पर भी बातचीत होगी। काबीना लॉकडाउन से रियासत की मईशत पर हुए असरात का भी जायजा लेगी और इसके मुताबिक फैसले करेगी। वाज़ेह है कि 9 जून तक रियासत में लॉकडाउन में तौसी की गई। काबीना में अनलॉक या नाइट कर्फ्यू पर भी फैसला लिया जा सकता है। करनूल में आलमी इंसानी हुकूक कौंसिल की जानिब से कोरोना वायरस से हलाक अफराद के आखिरी रसूमात अदा करने पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI के कारकुनों को तहनीत पेश की गई। शेख शुएब रहमान ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के आखिरी रसूमात अदा करने पर इनकी सताइश की। किट्स दिए हैं, ये देने का मकसद जो कोविड-19 के पॉजिटिव डेड बॉडीज के जो फाइनल राइट्स करे हैं, जिनकी तदफीन करे हैं हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और क्रिश्चियन सभी, ये नियरली 200 हम लोग क्रॉस करे हैं। ये न्यूज को लेकर ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से आज हम लोगों को अप्रिशिएट करना हुआ और ये PPE किट्स और थोड़े सैनिटाइजिंग जो भी मटेरियल फाइनल रिचुअल्स को यूज होता है वो ये लोग आकर हमारे को यहाँ पर डोनेट करें। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये టీమ్ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొన్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను। అలాగే మా టీం కూడా కంప్లీట్ గా రెడీగా ఉంది। సో ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు మేము ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటాము। అలాగే ఎక్కడైతే హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ జరుగుతుందో మా టీం కంపల్సరీగా ఉంటుంది। एक तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरा जो है ना हमारे को डोनेट भी कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से शोएब भाई और नदीम भाई और लोगों की टीम को जो है हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। చేసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క కరోనా మహమ్మారిని అంతం చేయొచ్చు। అలాగే మూడో వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, చిన్న పిల్లలకి చాలా హానికరంగా ఉంటుందని ఎన్నో వార్తలు వింటుంటారు। కానీ వీటన్నిటికీ మనము ముందుగానే ఎదుర్కొని మనం రాబోయే తరుణంలో మనం ఎలా పని చేయాలి। आगे बढ़ेंगे। 98 साल शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को आज सांस लेने की तकलीफ की शिकायत के बाद मुंबई के खार में वाक़ हिंदुजा अस्पताल में दाखिल किया गया। दिलीप कुमार के अहलिया सायरा बानो ने दिलीप साहब के अस्पताल में दाखिल करने की इत्तला दी है। उन्होंने सुबह 8:30 बजे अस्पताल में ले जाया गया। हिंदुजा का नॉन कोविड-19 अस्पताल है। इससे पहले भी गुज़िश्ता माह दिलीप कुमार को मामूल की तिब्बी जांच के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की की ज़ामिन होती है। तालीमी और तरबियती इदारे मुआशरे के इज्तिमाई शऊर को बेदार करके तलबा और तालिबात को अच्छा मुस्तकबिल फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मालेगांव का फलाह उम्मत ट्रस्ट भी तलबा और तालिबात की तरबियत कर रहा है। इदारे की नीट की कोचिंग के जरिए मालेगांव के कई तलबा और तालिबात रियासत और मुल्क के
MBBS और दीगर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के अहल करार पा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने फलाह उम्मत ट्रस्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया और जिम्मेदारान से बातचीत की। बनने के लिए जो कोचिंग जो क्लासेस चलती हैं, जनरली मालेगांव में इस टाइप की कोई क्लास थी नहीं। जो भी क्लासेस थी वो आउट ऑफ सिटी, जैसे नासिक, बॉम्बे, औरंगाबाद, पूना सिटी में जाना पड़ता था लोगों को। मतलब इसका इंट्रेंस जो कोचिंग चलती थी और उसकी फ़ीस इतनी हेवी थी ना, लाखों में उसकी फ़ीस होती थी। तो यहाँ का जो तबका है तो वो मतलब इतनी हेवी फ़ीस अफोर्ड कर नहीं पाता था। प्लस उसके साथ में उनको लिए वहाँ पे रेसिडेंस के लिए, हॉस्टल के लिए उसका अलग एक खर्चात होते थे। तो मालेगांव में कोचिंग नहीं होने की वजह से लोग, इतनी हेवी फीस होने की वजह से उधर उनका रुझान बनता नहीं था। तो फलाह उम्मत ट्रस्ट जो है उसके ऊपर ध्यान दे के इस चीज़ को मतलब कंट्रोल किया। यहाँ पे जो हम जो चला रहे हैं, ये समझ के चलो कि 15,000 रुपये में हम लोग समझ के चलो नीट की पूरी, सिर्फ 15,000 रुपये में पूरा नीट की पूरी गाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि 35 के करीब मालेगांव के बच्चे जो हैं, जो तकरीबन मुस्लिम हैं, वो MBBS में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और क्या मुश्किलात होती थी बच्चों को पहले, और आपने जो है उनका हल किस तरह पेश किया? यहाँ पर हमने जो पहले जैसे मेडिकल में किसी को एडमिशन लेना होता था, पहले CT था, तो CT क्रैक करने के लिए अपने यहाँ के बच्चे जाते थे औरंगाबाद, पूना, नासिक, मुंबई। अब वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। और फिर दूसरा रेसिडेंस का प्रॉब्लम था। और तीसरा मेजर प्रॉब्लम ये था कि लैंग्वेज बैरियर था। मतलब वो पढ़ाने वाले टीचर कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते थे, अपने बच्चे मुस्लिम होने की वजह से मतलब थोड़ा बहुत लैंग्वेज को बियर नहीं कर पाते थे। तो वो सारी चीज़ों को अपना अदारा, अपना इंस्टीट्यूट फलाह उम्मत वो पूरा कवर कर लिया कि हमने एक ही साल में तकरीबन पहले ही साल में हमने कुछ 15 के अबाउट MBBS के यहाँ से सीट चली गई। फिर ये रेशो बढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि एक साल में हमने तकरीबन 35 सीट MBBS को दी है। आप लोग जो है वो किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उर्दू मीडियम के बच्चों को, ताकि वो ज़माने से कम्पीट कर सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे फलाह उम्मत ट्रस्ट में जो भी टीचर्स वगैरह है वो सारे के सारे बहुत एक्सपर्ट हैं और उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है कि भाई बच्चों को किस तरह से बेटर क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज टीचिंग दी जाए। तो टीचर यहाँ पर जो यूज़ करता है वो बाय लैंग्वेज यूज़ करता है। मतलब अगर उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको उर्दू लेवल का भी समझाता है, प्लस उसी चीज़ को वो इंग्लिश लेवल में भी समझाते हैं, ताकि बच्चों को दोनों वे से चीज़ों को समझ में आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रुझान है बच्चों का, जो कि कम्पीट कर ले वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट से या बकिया लोगों से, तो उसमें ये है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि गाइडेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को जब तक गाइडेंस प्रॉपर नहीं रहेगा तो उनके अंदर एनर्जी ये नहीं आएगी कि भाई अपने को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर्ड होना है। तो लिहाजा यहाँ पर टीचर जो रहता है वो दोनों लैंग्वेज से, बच्चों के लेवल से जाकर वो चीज़ों को समझाते हैं, ताकि बच्चों को उर्दू में भी चीज़ें समझ में आ जाए, प्लस उसको इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। प्लस ख़ास बात ये रहती है कि उनको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी, थ्योरेटिकल प्रैक्टिस भी, कि वो आसानी से चीज़ों को कोप कर सके, आसानी से चीज़ों को वो क्रैक कर सके। मालेगांव जो है वो तालीमी सकाफ़ती सतह पर जो है वो मुस्लिम शहर है। उर्दू यहाँ की ज़बान है। यहाँ पर बेशतर तलबा और तालिबात जो है वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो दुनिया के दीगर कौम के अफराद से जो है वो शाना बशाना होकर चलने के लिए तैयार हैं और ये कोशिश जो है वो बहुत कामयाब हुई है। ये दिन न्यूज़ 18 मालेगांव। उत्तर प्रदेश बीजेपी इंचार्ज और मरकजी वजीर राधा मोहन ने आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात महज रस्मी थी। सहाफ़ियों के सवाल किए जाने पर राधा मोहन का कहना था कि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बीजेपी रियासत में बहुत मजबूत है और अवाम योगी हुकूमत को पसंद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि यूपी के पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी का दर्द सर बढ़ गया है। यही वजह है कि असेंबली इंतखाबात के लिए अपना दमखम अभी से बीजेपी लगा रही है। जरा के मुताबिक यूपी में बूथ लेवल पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पिछले दिनों बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष की मुसलसल सर जोड़कर मीटिंगें भी हुई और उन पर रिपोर्ट तैयार की गई। गुजरात में मुख्यमंत्री मैं कई बार उनसे मिल चुका था। गवर्नर बनने के बाद आज तक मुलाकात नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज उनसे मिलने गया। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, इस देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा
लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की। शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि तिरंगा के साथ साथ भगवा झंडे से भी मुल्क की पहचान है। ये महाराज छत्रपति शिवाजी का है और इनकी शिनाख्त भगवा झंडे से थी। शासकीय कार्यालयों के ऊपर भगवा ध्वज लहराने का एक आदेश महाराष्ट्र की सरकार ने निकाला है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये हमारे स्वाभिमान की बात है। इस देश की पहचान तिरंगे के साथ भगवा ध्वज भी है और महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दल ये निर्णय के साथ खड़े हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान ये भगवा ध्वज से की जाती है। यही भगवा ध्वज ने हमारे स्वतंत्रता की संग्राम में बहुत से क्रांतिकारी शहीदों को प्रेरणा दी थी और भगवा ध्वज था, उसकी प्रेरणा थी, इसलिए हमारा तिरंगा भी हमेशा लहराता रहा है। दिल्ली में घर घर राशन स्कीम के हवाले से सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राशन योजना के हवाले 5 मरतबा मरकज की मंजूरी ली थी। दिल्ली हुकूमत ने इस ताल्लुक से पूरी तैयारी भी कर ली थी। अगर ऐसा होता तो राशन माफिया से आवाम को निजात मिलती। वहीं पीएम मोदी से केजरीवाल ने सवाल किया कि जब पिज्जा बर्गर होम डिलीवरी हो सकती है तो घर घर राशन क्यों नहीं। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों। तो वहीं इस इशू पर मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी राशन की चोरी रोकना नहीं चाहती, हम गरीबों के घर आटा पहुंचाएंगे। केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी से एक बड़ी मार्मिक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि आज हमारे देश में अगर किसी को पिज़्ज़ा खरीदना है तो वो घर बैठे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है, घर पिज़्ज़ा पहुंच जाता है। बर्गर खाना है तो बर्गर घर पे पहुंच सकता है। किसी को मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। किसी को कपड़े खरीदने, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घर पे डिलीवर हो सकता है। बस वो फ़ोन करता है, उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। आज जब लोगों की आवश्यकता की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों के घरों में डिलीवर हो जा रही हैं, तो गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन जो कि सरकार देती है वो भी घर पे डिलीवर हो जाए। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो राशन दिया जाता है गरीब लोगों को, वो राशन लोगों को आटा बना के पीस के उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। हम सब जानते हैं कि कितनी चोरी हो रही है पूरे देश में, राशन की कितनी चोरी है, गरीब लोगों के हिस्से के राशन की कितनी चोरी हो रही है। समय पे नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, कई बार तो नहीं मिलता है। तो वैसे में मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि जब पिज़्ज़ा घर पे पहुंचाया जा सकता है
तो गरीब लोगों का राशन भी घर पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को मत रोकिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी की अपील के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। दो चीजें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं वो करते रहें। लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने दो चीज़ें कहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके की अहमियत लोगों को समझा दी है। इसलिए लोग भी कोरोना के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर जारी टीकाकारी मुहिम में जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 124 साल की दादी टीका लेने के बाद लोगों को टीका लेने के लिए हौसला अफजाई कर रही हैं। खूब जीली अपनी उम्र, मौत का अब नहीं है डर, फिर भी जिंदगी से क्यों रहे बेखबर। 124 साल की दादी रहती बेगम के हौसले बुलंद, क्योंकि कोरोना को है हराना, टीका है लगाना। ये तस्वीर अब वायरल है। तस्वीर में दिख रही बुजुर्ग महिला रहती बेगम है, जो जम्मू कश्मीर में बारामूला के क्राल इलाके की रहने वाली है। रहती बेगम की उम्र 124 साल है और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो जिंदगी को लेकर बेहद संजीदा है। उन्होंने टीका केंद्र जाकर कोरोना टीके की पहली डोज ली और इसे खुद कहा, अपनी जबान से कहा कि पिछले जमाने में ऐसा इलाज नहीं था कि लोगों को अगर कोई बीमारी होती थी वो इलाज नहीं कर सकते थे। आज वो इलाज मैसर है। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने रहती बेगम के टीकाकरण की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। तस्वीर में रहती बेगम कुर्सी पर बैठी हैं और आराम से टीका लगवा रही हैं। तस्वीर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में रहती बेगम के हौसले और हिम्मत की तारीफ की। दादी ने भी लिया है, शी इज 124 years old एंड शी इज ओके। तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई शक व शुबा, देयर इज नो एप्रहेंशन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं ये अपना डोज ले लें। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण के तहत जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। 124 साल की रहती बेगम इस अभियान के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लें और सुरक्षित हों। यही नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान का भी मकसद है, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। जब उम्र रसीला लोग कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं तो नौजवान क्यों नहीं। इस तरह दादी दूसरों के लिए मशाल राह बनी है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, क्रीरी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
न्यूज 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपके तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।